हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और लास्ट यूनिट जो आपकी बची है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब आते हैं क्वेश्चन यार, इससे आते हैं, ठीक है। तो इसको करके जाना ज़रूर, इग्नोर मत करना। और यूनिट इतनी मैंने इसीलिए एग्जीक्यूट कर दी क्योंकि मैं एक एक को फिर समझाने बैठ गई थी कि मैं प्रोडक्ट का अलग बना दूँ, मैं प्राइसिंग का अलग यूनिट बना दूँ, प्रमोशन का अलग बना दूँ, है ना। इस तरीके से मैंने तुम्हारे लिए कोर्स को अरेंज किया था, तुम्हारे सिलेबस को। चलो यूनिट 7 में जो बच्चे को जो टॉपिक्स रह जाते हैं वो हम कवर करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए देख के ज़रूर जाना। कम मार्क्स का या एक बड़ा क्वेश्चन भी इससे आ सकता है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करो क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं है, तो प्लीज़ लाइक किया करो यार। क्या जा रहा है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाएगा। सो इसको आप कर दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव माइंड के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग इसको कर दीजिएगा और चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें टॉपिक्स हम क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम तुम्हें बताएंगे कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। अच्छा ठीक है, तुम मार्केटिंग सब पढ़ाए हो, तुम प्राइस, प्रमोशन, प्लेस सब समझ लिया। अभी ये बताओ हमें कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। मैम रिसर्च मतलब मार्केट में जाके जब हम कुछ छानबीन करते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग, रिसर्च कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में और समझ रहे हैं मार्केट को, ऐसा। तो यस, ऐसा ही कुछ है। लेकिन और कैसे लिख के आओगे और किस तरीके की रिसर्च होती है, ऐसा ही नहीं कि तुम बस चले गए और तुम मार्केट में डिटेक्टिव बने घूम रहे हो, ठीक है। कुछ प्लानिंग करोगे, कुछ सोच के जाओगे ना, कुछ प्लान होगा कि करना क्यों करना है, रीज़न क्या है, कहाँ करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें। तो बेसिकली बेटा क्या होता है कि मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है, मतलब एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को करेंगे, देन हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हो पाएगी और हम कहेंगे उसको हमारी मार्केटिंग रिसर्च है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मार्केट में जाके हमें डेटा तो कलेक्ट करना है, लेकिन क्या ऐसे ही जाके किसी भी रैंडम लोगों से कुछ भी पूछने लग जाओगे तुम? नहीं। तो मार्केटिंग मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज। मतलब जो डेटा होगा वो तो तुम्हारा मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होगा, मतलब लोगों को प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, लोगों को प्राइस क्या लग रहा है, सही है कि नहीं है, लोगों को फीडबैक क्या है, मतलब वो तुमको करना है, ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटीज से ही रिलेटेड तुम डेटा कलेक्ट करोगे, लेकिन कैसे करोगे ये है क्वेश्चन। सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। फिर डेटा कलेक्ट ही नहीं करना है, उसको तुम एनालाइज करोगे, देखोगे कि डेटा से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, उससे तुम्हारा क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, जिससे क्या होगा, इतना मैम क्यों कर रहे हैं, डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों एनालाइज कर रहे हैं, क्यों हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं उससे, वो इसलिए कर रहे हो बेटा ताकि तुम्हारी कंपनी को बेटर डिसीजन में हेल्प मिल पाए, ताकि तुम सही डिसीजन ले पाओ प्रोडक्ट को लेके, प्राइस को लेके, प्रमोशन को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 4 P's को लेके तुम क्या कर पाओ, सही डिसीजन ले पाओ। अच्छा कैसा डिसीजन मैम? देखो जैसे मार्केट में तुमने देखा हो कभी कभी सर्वे होते रहते हैं, तो वो तुमसे पूछते हैं सर आपको इस कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट समझ में आ रहा है क्या, पसंद आ रहा है ना, क्या कमी लग रही है, प्राइस सही लग रहा है, अफोर्डेबल है कि नहीं आपके अकॉर्डिंग। तो आप वहाँ डेटा बताते हो, आप मतलब बताते हो एज अ कस्टमर कि नहीं मैम प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है, टेस्ट ओके ओके है, इससे बेटर कंपैरेटिव मुझे थोड़ा कॉम्पिटिटर का ये प्रोडक्ट लगता है। तो यार मुझे पता चल जाएगा एज अ कंपनी कि अच्छा ये मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को लेके, प्राइस को लेके रिव्यू बना हुआ है, और फिर मैं उस पर क्या करूँगी बेटा, मैं उस पर काम करूँगी, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाऊंगी। तो मैं हमने क्या बताया कि मार्केटिंग रिसर्च बेटा आपका क्या है, MR लिख रही हूँ शॉर्टकट में, क्या है आप बोलोगे, सिस्टमैटिक कलेक्शन है मैम, सिस्टमैटिक कलेक्शन है किसका, डेटा का। किससे रिलेटेड डेटा है मैम, मार्केटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड मेरा डेटा है। सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 3 चीज़ याद रखना, कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रिलेटेड टू मार्केटिंग एक्टिविटीज। वाई यू आर कलेक्टिंग, अगर क्वेश्चन आएगा कि वाई यू आर कलेक्टिंग, सो डैट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कैन मेक बेटर डिसीजन, ठीक है, मतलब बेटर डिसीजन के लिए आप ये कर रहे हो। तो इसको अपना आप स्क्रिबलिंग करके प्रैक्टिस करके लिख भी लेना कि इस तरीके से हमें ये याद हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट तुम लॉन्च भी करना चाहते हो, जैसे तुमने लॉन्च कर दिया उसके बारे में भी तुम रिसर्च कर सकते हो कि वो कैसा चल रहा है, या फिर मान लो तुमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तुम्हें एक नया लेस का चिप्स लाना है, तो तुमको समझ में कैसे आएगा क्या फ्लेवर पसंद आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो लेस कंडक्ट करता है सर्वे ये चेक करने के लिए
कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, वो कैसा चाह रहे हैं कि ऐसा बनना चाहिए। डैट प्रोसेस के लोगों से पूछेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, क्या हुआ, मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, जैसे मैंने मान लो कोई बना भी लिया, 2-3 फ्लेवर बना लिया, मुझे समझ में नहीं आया कौन सा चलेगा, कौन सा कस्टमर को पसंद आएगा, तो मैं सैम्पल टेस्टिंग वगैरह भी करा सकती हूँ, फीडबैक ले सकती हूँ कि अब कस्टमर को छोटे से रीजन में पसंद आ रहा है कि नहीं है, छोटे से रीजन में ही फेल हो गया तो हम बड़े से रीजन में इसको क्यों लॉन्च करेंगे, या ओवरऑल इंडिया क्यों लॉन्च करेंगे। तो कंपनियाँ काफ़ी चीज़ें करती है, ठीक है, काफ़ी रिसर्च वगैरह करती है। नेक्स्ट इज क्या इंपॉर्टेंस है मैम, क्यों रिसर्च कर रहे हैं। तुमको सबसे पहले तो खुद बताओ एज अ कंपनी कस्टमर के बारे में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कि कस्टमर का क्या परसेप्शन चल रहा है, हाँ मैम आएगा। तो सबसे पहले वही लिखो कि अंडरस्टैंड करने में कि कस्टमर क्या चाहता है, ये हेल्प करता है तुम्हें ये फाइंड आउट करने में कि कस्टमर क्या चाहता है, वो क्या प्रेफर कर रहा है या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे नायका ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जानते हो है, ये क्या करती रहती है, सर्वे कराती है, डेटा कलेक्ट करती है ये जानने के लिए कि कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट यंग वेमेन के अंडर क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। जैसे वो देख रही है आजकल कलरफुल आईलाइनर वगैरह काफ़ी चल रहे हैं, तो फिर वो भी भाई रिसर्च वगैरह करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगी, बनाना चाहेगी, है ना। रोज़मेरी वाला देखो जब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला तो ऑयल, तो सारी कंपनियां बनाने लग गई क्योंकि उन्हें रिसर्च करी, उन्हें पता चला कि हाँ कस्टमर ऐसा चाह रहा है, और भी क्या चाह रहा है हम वो पता करके फिर अपना प्रोडक्ट उस हिसाब से डिज़ाइन कर पाएंगे। तो मतलब कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे। बिफोर लॉन्चिंग कंपनी टेस्ट करती है कि कस्टमर क्या चाहता है, मेरा आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, कैसी पैकेजिंग सही चलेगी, प्राइस क्या चाह रहे हैं कस्टमर, उसके बाद मैं उसको लॉन्च करूँगी। ठीक है, जैसे अमूल है, कोई भी नया डेयरी प्रोडक्ट उसको लॉन्च करना उससे पहले वो छोटे छोटे रीजन में उसको बेचता है, इंस्टेड पूरे नेशन में वो प्रोडक्ट बिके। उससे पहले उसको पता चल जाता है कि रीजन में छोटे छोटे से नहीं पसंद आ रहा है तो बड़े में भी नहीं आएगा। हेल्प इन मार्केटिंग एनालिसिस, रिसर्च आपको ये एनालाइज करने में हेल्प करती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डिमांड का पैटर्न क्या है, ये कंपटीशन कैसे चल रहा है। ठीक है, जब मार्केट एनालाइज करोगे तो तुम अपने कॉम्पिटिटर को भी तो समझोगे कि वो क्या कर रहा है, या मार्केट में क्या चीज़ बहुत ट्रेंड में आ रही है, चल रही है, क्या हमारे पास वो प्रोडक्ट है कि नहीं, हम भी बनाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट स्टडी करता है कि हाउ ऑफन पीपल शॉप ऑनलाइन बिफोर प्लानिंग सेल्स इवेंट। जैसे मैं पहले मुझे अगर सेल्स इवेंट लगाना भी है तो मैं देखूंगी लोग कितना शॉप करते हैं। जैसे मुझे पता है दिवाली वाली में लोग यार खरीदेंगे ही खरीदेंगे, है ना, उसमें सभी खरीदते हैं, तो मैं उसमें सोचूंगी कि हम क्या करते हैं, इस ट्रेंड को देखते हुए अपना सेल्स सीजन या इवेंट लॉन्च करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज एड्स इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डिसीजन मेकिंग। अब रिसर्च में तुमने डेटा कलेक्ट किया है, कस्टमर क्या चाहता है ना, तुम्हें समझ में आ गया, तुम उस हिसाब से प्रोडक्ट कभी डेवलपमेंट कभी डिसीजन ले पा रहे हो जैसा वो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो ऑफकोर्स तुम्हारा डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी में तो हेल्प करेगा। कोई भी रिसर्च करो जिससे जो डेटा आएगा वो तुम्हें हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि प्रोडक्ट कैसा बनाए, प्राइस कैसा सेट करें, किस रीज़न में बेचें, ठीक है, किस मीडिया के थ्रू बेचें, क्या चलना चाहिए। जैसे कोका कोला है, वो अपना एड कैंपेन कस्टमर के फीडबैक को स्टडी करने के बाद चेंज करता रहता है, या उसको जो भी कस्टमर का फीडबैक है उसके हिसाब से कस्टमाइज करता रहता है। हेल्प इन सॉल्विंग मार्केटिंग प्रॉब्लम, जैसे कोई सेल्स ड्रॉप हो रही है या कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, तो मैं मार्केट रिसर्च करके ये पता लगाऊंगी कि कस्टमर कंप्लेन क्यों कर रहा है या सेल्स क्यों ड्रॉप हो रही, क्या रीज़न है। कस्टमर बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, या प्राइस बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन में आपके जो है ये अच्छा दे रहे हैं, कम प्राइस में दे रहे हैं, तो मुझे रीज़न पता चल पाएगा। सोचो मैं रिसर्च कराऊँ ना, मैं अंधों की तरह बस बनाए जा रही हूँ, तो फिर क्या हो पाएगा, मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। रिड्यूस बिजनेस रिस्क, मार्केटिंग रिसर्च, जैसे आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसमें तुम्हारा बहुत पैसा लगने वाला है, इसको लगाने से पहले तुम एक बार सैम्पल टेस्टिंग करा के मार्केटिंग रिसर्च कर लो, ये पता लगा लो कि कस्टमर को छोटे लेवल में पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। छोटे लेवल पे ही नहीं आ रहा है, वहीं से इसको इतनी हाई रिजेक्शन मिल रही 90% से, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि बड़े लेवल पे भी लॉन्च करने का, इतना इन्वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस क्या है आपका मार्केटिंग रिसर्च का। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च का क्या प्रोसेस है, क्योंकि मैंने बोला था कि सिस्टमैटिक कलेक्शन है डेटा का, तो सिस्टमैटिक मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें करते हैं, ऐसी रिसर्च नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे देन हम रिसर्च कर पाएंगे। तो वो स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना होगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। और एंड कैसे होता है ये प्रोसेस,
जब आप एक्शन ले लो तो सबसे पहला हम बताएंगे आपको कि हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। रिसर्च करनी क्यों है, आपका क्वेश्चन क्या है, इश्यू क्या है जो जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो। पहले तो उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई क्लियरली व्हाट इशू और क्वेश्चन नीड्स टू बी स्टडी। जैसे हमें पता लगाना है कि मेरे कोल्ड ड्रिंक की सेल्स क्यों गिर रही है, मुझे रीजन पता लगाना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द रिसर्च। तो सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए कि रिसर्च करनी क्यों है, ठीक है। दूसरा स्टेप है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। उसके बाद पता चल गई प्रॉब्लम तो कूद नहीं जाना है, आप पहले प्लान डेवलप करिए। क्या डेवलप करेंगे, प्लान डेवलप करेंगे कि कंपनी जो है वो डेटा कैसे कलेक्ट करना चाह रही है, कैसे उसको स्टडी करेगा, कौन स्टडी करेगा, वो एक्सपर्ट हायर करेगी या इंटरनल स्टडी होगी, या कौन सा मेथड वो यूज़ करेगी डेटा कलेक्ट करने के लिए, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। जैसे ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप शॉपिंग मार्केट वगैरह तो जाते हो, है ना, तो जो कंपनी के लोग होते हैं वो जैसे उनका कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है काउंटर में, ठीक है, कोई जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर वाले, तो जैसे मेरा रखा हुआ है उसी में, तो मैं जाऊंगी और मैं देखूंगी कि जब कस्टमर आता है तो कौन सा प्रोडक्ट उठाता है, या मेरी कंपनी का उठाता है या किसी और का उठाता है, और मैं स्टडी करूंगी कि वो रीज़न क्या है, वो क्यों मेरा नहीं उठाया, किसी और कंपनी का उठाया। हो सकता है वो प्राइस चेक कर रहा था तो उसको मेरे वाले से उसके कंपैरेटिव वो सस्ता लगा तो ये रीज़न था, या वो ब्रांड लॉयल्टी थी। तो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने जब एक बार प्लान कर लिया कि क्या स्ट्रैटेजी की क्या मेथड होगा, कौन करेगा, कौन स्टडी करेगा, अब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अब हम कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये दो डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा बेसिकली बेटा न्यू डेटा होता है, मतलब पहली बार जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, सर्वे, इंटरव्यू करके, किसी ने कलेक्ट करके नहीं रखा है, पहली बार हम कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो डेटा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, मतलब ऑलरेडी रिपोर्ट के फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में वो एग्जिस्टिंग डेटा है, आप किसी कंपनी ने किया होगा और वो एग्जिस्ट कर रहा है और आपको लगता है कि मेरे काम आ सकता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपको डेटा कलेक्ट करने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी खुद से। नेक्स्ट इज, एक बार डेटा आ गया तो अब हम उसको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड स्टडी द कलेक्टेड डेटा टू फाइंड पैटर्न, रिलेशनशिप एंड रीजन। अब हम उसको एनालाइज करेंगे पता लगाने के कि क्यों मेरी सेल ड्रॉप हुई, क्या रिलेशन है सेल्स ड्रॉप और प्राइस के ज़्यादा होने का, या क्या रिलेशन है ब्रांड लॉयल्टी और उसका। मतलब मैं रीज़न और कोरिलेशन वगैरह सब लगा के डेटा को समझूंगी कि इससे मुझे समझ में क्या आ रहा है। एक बार जो मुझे समझ में आएगा तो मैं जो भी फाइंडिंग है, जो मैंने पता लगाया, उसको रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार करूंगी। एक क्लियर रिपोर्ट बनाऊंगी जो ये बताएगा कि मुझे क्या पता चला और क्या एक्शन मुझे लग रहा है मैं ले सकती हूँ। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो समझ जाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है और कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और एक बार हमें समझ में आ गया कि क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं तो हम एक्शन लेंगे, है ना। रिसर्च करने का मतलब क्या था, प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही तो था। तो हम डिसीजन लेंगे कि हमें लग रहा है कि सेल्स ड्रॉप हुई क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, तो हम प्राइस बदलेंगे, थोड़ा डिस्काउंट लगाएंगे। प्रोडक्ट की डिज़ाइन नहीं समझ में आ रही है इस वजह से, या एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी हमारी फेल हो रही है, मतलब कस्टमर तक उतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे प्रोडक्ट को लेके, तो हम एक्शन लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। इससे क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखना। सबसे पहले तुम प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर तुम क्या करोगे, एक प्लान बनाओगे कि कैसे रिसर्च करनी है, क्या क्या है वो सब। उसके बाद तुम डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा आ जाएगा तो उसको एनालाइज करोगे, उससे इंटरप्रेट करोगे, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करोगे एंड देन एक्शन लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज MIS क्या होता है, दैट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब मैम देखो MIS बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उनका अलग अलग नहीं कि HR डिपार्टमेंट अपना डेटा रखे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना डेटा रखे, सेल्स अलग रखे, तो हमें बड़ी दिक्कत होगी कि हर टाइम अलग अलग। जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई ऑर्डर आया, यहाँ परचेज डिपार्टमेंट में तो ऑर्डर अपडेट हो गया कि मतलब रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है और ये प्रोडक्ट बनना है ना। सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने मान लो कि अपडेट ही नहीं किया कि ये चीज़ का मतलब बिकना है और ये चीज़ होगी, या लॉजिस्टिक वालों ने भी अपडेट नहीं किया कि इसकी डिलीवरी करवानी है इस तारीख तक। तो सोचो ना कितनी दिक्कत हो जाएगी, यहाँ से तो ऑर्डर बन गया, वहाँ कोई अपडेट ही नहीं है, और फिर कस्टमर तक तो वो प्रोडक्ट पहुँच ही नहीं पाएगा, कस्टमर खुद परेशान रहेगा कि यार सिस्टम क्या चल रहा है। इसीलिए कंपनियों के पास अब MIS सिस्टम होता है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका सारी इन्फॉर्मेशन जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो इसी सिस्टम में रहती है, और आप सारे डिपार्टमेंट इसी से लिंक्ड रहते हैं और आप सब लोग एक साथ काम कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन रहता है। यहाँ अपडेट हुआ तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे सेक्शन को वो अपडेट मिल जाएगी।
ठीक है। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड सप्लाई करता है इन्फॉर्मेशन टू मार्केटिंग मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब इसमें सारी डेटा होता है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कस्टमर कितना खरीद रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, वो डेटा जितना भी है मार्केटिंग से रिलेटेड सारा डेटा इसके पास रहता है। वो अपने उस डेटा को इस सिस्टम में स्टोर रखता है। आप इसके सिस्टम प्रॉपरली एनालाइज भी करता रहता है कि डिमांड मान लो इस समय बढ़ी है या सेल्स घटी है या जो भी है, पूरा एनालाइज भी रहता है। और ये इन्फॉर्मेशन जो भी मार्केटिंग मैनेजर है इससे एक्सेस कर सकते हैं अगर उन्हें कोई भी डिसीजन लेना है। तो MIS एक बेसिकली सिस्टम है जो हमें अप टू डेट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन देता है। इस सिस्टम से आपको अप टू डेट क्या चल रहा है आपके कंपनी में, मार्केटिंग का जो भी फंक्शन है, जो भी प्रोसेस को लेके उसकी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल रहती है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है आप तुरंत लॉगिन करिए सिस्टम में और इन्फॉर्मेशन को निकाल के उसके स्टडी करके आप डिसीजन ले सकते हैं। फ़ायदा क्या है? पहला है हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। MIS आपको एक्यूरेट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है जिससे मैनेजर के पास राइट डिसीजन लेने की क्षमता हो पाती है। मतलब कि आपको एग्जैक्ट डेटा देगा, आज करंट डेटा क्या चल रहा है वो सारा इसमें रहता है। ये नहीं कि MIS जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है कंपनी का वो आउटडेटेड, नहीं, हर दिन जो भी सेल्स हो रही है पर डे, जो भी डिमांड है, जो भी सेल्स हो रही है, कितना स्टॉक बचा, सारी डिटेल इसके पास अप टू डेट रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा। टाइम क्या बोलियो, टाइम नहीं, समय या टाइम और एफर्ट्स भी बचता है बेटा। मतलब सिंस इन्फॉर्मेशन एक ही जगह ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो मैनेजर को कहीं और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, सारा सिस्टम में इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोडक्ट को लेके कि कितनी सेल्स हो रही है, क्या डिमांड है, क्या गिर रहा है, कितने प्राइस पे कितने कस्टमर आके बस चेक करके जा रहे हैं, सब कुछ है आपके पास। जैसे फ्लिपकार्ट का MIS डेली रिपोर्ट्स दे देता है कि डेली कितनी सेल्स हो रही है, क्या चल रहा है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से सर्च वर्च वगैरह करो। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, MIS हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो सेल्स हो, फाइनेंस हो, लॉजिस्टिक हो, सबको क्या करता है, एक साथ कनेक्ट रखता है। ये इंश्योर करने के लिए कि सब लोग एक ही इन्फॉर्मेशन के साथ काम करें। मतलब जैसे कि मुझे इन्फॉर्म आई है कि ये प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, इसको हमें प्रोसेस करना है, इसको हमें बेचना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो सेल्स डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा, फाइनेंस वालों को भी अपडेट रहेगी कि इसमें कितना पैसा लग रहा है कि नहीं है, बजट क्या चल रहा है, लॉजिस्टिक को भी पता चल जाएगा कि डिलीवरी की ये डेट शेड्यूल करानी है, डिलीवर करना है इस प्रोडक्ट को कस्टमर को, तो सबको पता रहेगा। इससे सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि अरे हमको तो नहीं पता था कि प्रोडक्ट का ऑर्डर आया था, तुम्हें बताना चाहिए था, अब कैसे हम डिलीवरी करवा दें, ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बाय ट्रैकिंग मार्केट ट्रेंड एंड कॉम्पिटिटर, MIS कंपनी को हेल्प करता है कि आप नई अपॉर्चुनिटी को जान पाएँ और कोई भी जैसे रिस्क है या थ्रेट हो सकता है उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ, क्योंकि तुम्हारे पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मार्केट में क्या चल रहा है। MIS ये भी ट्रैक करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, कॉम्पिटिटर का क्या ग्राफ जा रहा है, सब कुछ उसके पास रहता है। तो तुमको समझ में आएगा कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मार्केट के बारे में अवेयर रहोगे तो ऑफकोर्स तुम्हें पता रहेगा कि क्या हम और कर सकते हैं या क्या खतरा है। रिड्यूस बिजनेस रिस्क, MIS आपको फैक्ट्स देता है इंस्टेड ऑफ गेसेस, तो आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। नायका अपना परचेज डेटा को जैसे देख लेता है MIS सिस्टम के थ्रू कि क्या मेरा परचेज डेटा चल रहा है, लोग कितना खरीद रहे हैं, खरीद भी रहे कि नहीं खरीद रहे हैं, इससे पहले कि वो नया शेड लॉन्च करें। मान लो अभी नहीं खरीद रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है, तो नया क्यों ही खरीदेंगे, तो क्यों उसमें पैसा लगाना, नहीं लगाएंगे। तो MIS हमें फैक्ट, अप टू डेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है जिससे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली ले रहे हैं। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, उससे हमें पता रहता है कि कस्टमर का क्या पैटर्न चल रहा है, वो क्यों नहीं परचेज कर रहा है या सेल्स डिक्लाइन हुई, तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हम सेल्स के लिए डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जिससे सेल्स बढ़ जाए। या इस बहुत सारे MIS सिस्टम में ये भी है, मतलब मोस्टली होता ही है कि आपको भी वो ट्रैक करता रहता है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं उसके प्लेटफॉर्म में, आप कितना चीज़ देख रहे हो। तो आपको जैसे नेटफ्लिक्स है तो देख लेता है कि आप हमेशा ऐसी सीरीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ जिसमें थोड़ा थ्रिल हो, ये वो, तो आपको हमेशा वो वैसी ही सजेस्ट भी करने लग जाएगा जिससे आप उसको खरीदो, है ना। तो आप सेटिस्फाइड होगे कि ठीक है यार, मुझे जैसा चाहिए वैसा ही मुझे यहाँ पे मिल जाता है देखने को, राइट। सो ये सारे इसके क्या हैं, फ़ायदा हैं जो MIS आपको प्रोवाइड करता है। लास्ट जो आता है आपका वो है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर वेरी इजी, द वे कंज्यूमर बिहेव, उसको हम स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर मेरा कैसे बिहेव करता है, वो क्या सोचता है लेने से पहले, वो किस चीज़ को कंसीडर करता है, तब वो अपना बाइंग डिसीजन लेता है। जैसे तुम हो,
तुम ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं, अगर तुम एक टी शर्ट भी लेने जाते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि यार मम्मी है ना वो ब्लैक रंग पसंद नहीं करेंगे तो मैं काली नहीं, मैं वाइट ले लेता हूँ। दूसरा तुम ये सोचोगे कि यार प्राइस अफोर्डेबल नहीं है, प्राइस का फैक्टर ज़्यादा है, ये वाली नहीं इस ब्रांड की ले लेता हूँ, इसका प्राइस रीज़नेबल है। या तुम सोचोगे मेरे पे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वो भी तुम्हारा फैक्टर जो है ना वो तुम्हारे डिसीजन पे इफेक्ट डालता है। तो कंज्यूमर ना इतना क्रिटिकल होता है, तो कंपनी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर खरीदने से पहले क्या सोचता है। और जब मुझे पता रहेगा मेरा कस्टमर ये सोचता है तो मैं फिर उसी तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करूँगी, इसी तरीके से मैं अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँगी जिससे वो उसको खरीद ले, है ना। तो मतलब स्टडी करना कि हाउ पीपल बाय, व्हाट दे बाय एंड व्हेन दे बाय एंड व्हाई दे बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। तो सब कुछ क्या क्या बाय कि मेरे जो कस्टमर है या मेरे जो कंज्यूमर है वो बेसिकली कैसे खरीदते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर को कंसिडर करते हैं खरीदने से पहले, क्या खरीदते हैं, क्या जैसे हेल्दी खरीदते हैं या क्या खरीदते हैं, क्या उनका प्रेफरेंस रहता है, कब खरीदते हैं, जब उनके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं, जब नहीं रहते तो खरीदते हैं। और इवन हम ये भी जानेंगे कि वाई दे बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट, खरीदते क्यों है, रीज़न क्या रहता है उनका उस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे। ठीक है, तो हम सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है वो लैपटॉप खरीदना चाहता है, तो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली क्या बताएगा हमें कि ये क्यों खरीद रहा है और क्यों ये ही खरीद रहा है, और खरीदने से पहले इसने क्या क्या सोचा, जैसे उसने रिव्यू चेक किया, फ्रेंड से पूछा, देन डिसाइड किया कि मुझे ये खरीदना है। तो मतलब ये सारे फैक्टर जो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं एक प्रोडक्ट और सर्विस को लेने से पहले, उसकी स्टडी करना ही बेटा क्या कहलाता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर, कि हाउ कंज्यूमर बिहेव बिफोर दे बाय एनीथिंग। सो दे आर सो मेनी फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक्सप्लेन करता है कि कस्टमर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं अपना डिसीजन लेने से पहले। तो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली हाउ कंज्यूमर बिहेव व्हेन दे मेक द परचेज डिसीजन, क्या सोचते हैं, कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं, क्यों खरीदते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्टैंड करना रहता है। ओके, नेक्स्ट इज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंस है आप बताओ। अगर हम अपने कंपनी कस्टमर को समझ ले जाएं कि उसका पेन पॉइंट ये है, ये इमोशनल होके खरीदता है, या इसके फ्रेंड्स बोलते हैं तो ये खरीदता है। तो तुम देखते ना जोमेटो में तुमको आजकल क्या दिखाता है कि आपके फ्रेंड्स ने ये फ्रेंड्स ने इसको थम्स अप दिया, मतलब ये लोग खरीदते हैं इसको, आपको लगा अच्छा ये भी मेरा फ्रेंड ये भी खरीदता है, चलो चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, तो आप में आ जाएगा वो कि क्योंकि फ्रेंड रिलेटेड फैक्टर है, तो मैंने उसको ट्रिगर करना शुरू किया। या आप कब खरीदते हैं, अपने ऑफिस आवर्स के टाइम में खरीदते हैं या अपनी इमरजेंसी के टाइम ही आप खरीदते हैं, तो मैं आपको उसी टाइम मैसेज देना शुरू कर दूंगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड करवाऊंगी एज अ कंपनी कि आप ले लो। तो मुझे कंज्यूमर का अगर बिहेवियर पता चल जाए कि वो क्या फैक्टर लेके अपना डिसीजन लेता है खरीदने का चीज़ों का, तो मैं फ़ायदे में रहूँगी। तो सबसे पहले मुझे कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी, मतलब बाय स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर कंपनी लर्न व्हाट कस्टमर एक्चुअली वांट एंड एक्सपेक्ट। एक बार मैं कंज्यूमर का बिहेवियर समझ लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इसको क्या चाहिए, ये क्या चाहता है, ये क्या एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस गिरे तो खरीदूँ, क्या इसका सोचने का तरीका मुझे वो पता चलेगा। नेक्स्ट इज एड्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। अगर आप अपने कस्टमर को समझ जाते हो तो आप उसकी प्रेफरेंस समझ जाओगे और उसी हिसाब से फिर अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे या डेवलप करोगे। आपको समझ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ों को खरीदता है, तो हम भी अपने प्रोडक्ट के कुछ सेगमेंट्स को अट्रैक्टिव जरूर बनाएंगे, जिससे जो लोग बस इसीलिए चीज़ों को लेते हैं। जैसे तुम मान लो कोई ईयरबड खरीदना चाहते हो, तुमको लगता है यार मेरा ईयरबड जो है वो कलरफुल होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नो, कलरफुल होने चाहिए, थोड़ा सा डिज़ाइन में आने चाहिए। तो कंपनियां क्या कर रही हैं आजकल, वैसे ही लॉन्च कर रही हैं जिससे तुम अट्रैक्ट हो जाओ और तुम उसे खरीद लो, है ना। तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में हमें हेल्प होगी। एप्पल अपना फीचर्स को अपग्रेड करता है क्योंकि यूज़र्स को वही चाहिए, वो वही चाह रहा है, उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, उसी तरीके के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट कर रहा है जो कस्टमर को चाहिए। नेक्स्ट इज हेल्प इन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जब मार्केटर को पता रहता है कि वाई कस्टमर बाय, कि वो क्यों खरीद रहे हैं, तो वो बेटर ऐड वगैरह प्लान कर लेगा, बेटर प्राइस, बेटर प्रमोशन डिज़ाइन कर पाएगा। जोमेटो जो है वो ऑफिस गोअर्स को उसको पता है कि व्हेन दे बाय, वो लंच आवर्स के समय बाद, तो उसको उन्हीं समय पे वो एड्स वगैरह दिखाएगा या रिमाइंड कराएगा ताकि वो अपने ऑफिस टाइम के दौरान जब लंच है तो वो खरीद लें। तो उसी हिसाब से हम अपना प्रमोशन का टाइमिंग या एड्स की प्लानिंग वगैरह कर पाएंगे। नेक्स्ट इज हेल्प इन मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग।
डिफरेंट कस्टमर बिहेव डिफरेंटली, हमें पता है हर कस्टमर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर हम समझ जाएं कि जो एज जैसे यंगस्टर हैं उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पसंद है जो बहुत ही फंकी टाइप हों, जो ओल्ड एज है दे लाइक मिनिमम एंड सिंपल एंड सोवर टाइप, तो हम उनके लिए वैसा डिज़ाइन करेंगे। बच्चों के लिए वैसी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। लाइफ स्टाइल देखेंगे, जिनकी हेल्दी है उनके लिए थोड़ा हेल्दी सेगमेंट के चिप्स ला देंगे, जो नॉर्मल है उनके लिए नॉर्मल हम बना देंगे। तो मतलब हमें समझना होगा कि मेरे कस्टमर का क्या बिहेवियर है, और हर तरीके से लोग अलग अलग बिहेव करते हैं, मतलब अलग अलग सेगमेंट के तरीके से। लाइफ स्टाइल जिसका है वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है, इनकम जिसकी ज़्यादा है तो भाई वो प्रीमियम चीज़ों को खरीदना चाहेगा। उस हिसाब से हम अपनी मार्केट को डिवाइड करके जो लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट इनके लिए है, हम उनको ही टारगेट करेंगे, उनको ही एड्स वगैरह दिखा के अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे नायका को पता है कि उसका जो ऑडियंस है, बेसिकली उसका जो कस्टमर बेस है वो यंग वुमेन है, और ओल्डर के लिए उसके पास प्रोडक्ट में क्या है, एंटी एजिंग क्रीम। मतलब वुमेन्स हैं दो सेगमेंट में, यंग्स हैं और ओल्ड हैं। तो यंग के लिए वो क्या दिखाता है, वो स्किन केयर एड्स दिखाता है, जिससे यंग्स को लगे कि हाँ दे शुड टेक केयर ऑफ देयर स्किन। और जो ओल्ड एज उनके लिए एंटी एजिंग दिखाता है कि भाई आप एंटी एजिंग रेफर करिए, है ना, थोड़ा आप यंग लगेंगे। नेक्स्ट इज हेल्प इन बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। आपको पता चल जाता है कस्टमर क्या चाहता है, और आप उसी हिसाब से उसको जब चीज़ें प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे, प्राइसिंग करोगे, प्रमोशन करोगे, तो ऑफकोर्स आप उसको सेटिस्फाई करोगे और वो लंबे समय तक बना रहेगा। नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट फ्यूचर बाइंग ट्रेंड। फ्यूचर बाइंग ट्रेंड को आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आने वाले टाइम पे लोग क्या कर सकते हैं, क्या उनकी चॉइस जाएगी, वो भी हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कंपनी ने देखा कि लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे स्विच करें, तो बहुत सारी कंपनियां अब सस्टेनेबल पैकेजिंग ही बना रही है। तो मैंने कंज्यूमर का बिहेवियर यहाँ पे समझा कि यार ये लोग ना आजकल इको फ्रेंडली चीज़ों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि आगे आने वाले टाइम पर भी ये इसको ही सपोर्ट करेंगे। पेटा फ्री, एनिमल क्रूएलिटी फ्री, आजकल आप देखते हो ना कि ये सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो भी आपको ये सब दिखाते हैं और अपने प्रोडक्ट में हाईलाइट करते हैं, जिससे क्या होगा, जो लोग इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हैं कि एनिमल को आप यूज़ कर रहे हैं इसको टेस्ट वगैरह करने के लिए, वो हमारे प्रोडक्ट को ये ना सोचे खरीदे कि हमने भी किया, हम बता देंगे कि हमने नहीं किया है। तो हमें समझ में आ गया कि आने वाला टाइम पे लोग नेचर कॉन्शियस होने वाले हैं, तो हम उसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करेंगे। राइट, लास्ट जो है आपका वो है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करना, सब समझ जाओगे। जैसे तुम हो, तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदनी रहती है, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें जो इफेक्ट करती है। पहला है तुम्हारा कल्चरल फैक्टर, तुम जिस कल्चर में हो वहाँ के बिलीव्स, वैल्यू, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल कैसी है ना, तुम उस हिसाब से लोगे। जैसे इंडिया में जब दिवाली होता है तो लोग क्या करते हैं, सबको पता है यार हमारा कल्चर, हमारा फेस्टिवल आया है, तो ऐसा तो नहीं कि लोग नहीं खरीदते, स्वीट्स, क्लोथ, गोल्ड, ये सब खरीदने लगते हैं। लेकिन क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ में दिवाली वाले टाइम पे लोग मिठाई और कपड़े खरीदते हैं? वहाँ पे नहीं खरीदते हैं। वहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे बूस्ट होता है। तो हर जगह का कल्चर के हिसाब से बाइंग पैटर्न देखने को मिलता है। दूसरा, तुम्हारे यहाँ की लाइफस्टाइल कैसे, तुम रिच हो, तुम लग्जरी लाइफस्टाइल में बिलीव करते हो, तो तुम वैसे ही प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करोगे, तुम फिर नॉर्मल में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो कल्चर के हिसाब से भी तुम्हारा बाइंग डिसीजन अलग होता है। सोशल फैक्टर, मतलब तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल ग्रुप भी तुम्हारे बाइंग चॉइस को अफेक्ट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो स्मार्टफोन लेता है, ठीक है, among her friend or a person buy luxury car to maintain social status। जैसे कि एक तुम लोग भी ऐसा करते होगे कि तुम लोग बड़ा एप्पल का फ़ोन ले आते हो इसलिए ताकि तुम्हारा स्टेटस मेंटेन है तुम्हारे दोस्तों के सामने, है ना, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के, फ्रेंड्स में थोड़ा सा प्रो बनने के लिए भी आप ये सब चीज़ें करते हैं। इवन आपके जो फ्रेंड्स वगैरह वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है तो मुझे भी चाहिए फिर, है ना, क्योंकि मुझे भी स्टैंड आउट करना है अपने ग्रुप में। ये भी आपके बाइंग डिसीजन पे अफेक्ट करते हैं। भले आप मत लो, लेकिन आप इस चक्कर में ज़रूर ले आओगे। पर्सनल फैक्टर, मतलब आपकी एज, आपका इनकम, आपका लाइफस्टाइल भी आपके बाइंग डिसीजन पे। तुम्हारी इनकम ही इतनी नहीं है तो तुम क्यों इतने महंगे महंगे ला पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। तुम्हारी एज क्या है, तुम्हें ओल्ड एज वाले चीज़ों पे कहे कि ये ले लो, तुम ले लोगे क्या? कहोगे अरे ये बूढ़ों की तरह है, ये क्यों लेंगे हम, नहीं लोगे, है ना, तो वो भी अफेक्ट करेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब तुम्हारा मेंटल प्रोसेस क्या है, तुम किस चीज़ से मोटिवेट होते, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, तुम चीज़ों को कैसे लेते हो, कैसे तुम्हारा परसेप्शन है, वो भी तुम्हारे बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एक पर्सन जो हेल्दी ड्रिंक्स खरीदता है क्योंकि वो बिलीव करता है, उसका ये मानना है, उसका ये परसेप्शन है कि अगर हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है, ठीक है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, तुम्हें डर है कि तुम कहीं अलग ना हो जाओ, तुम्हें सब ये ना कर दे कि मतलब कि तुम
अलग हो, वो फियर है कि मिस आउट ना हो जाए, इसलिए तुम मोटिवेट हो जाते हो कि मैं लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट खरीदूँ, ताकि मैं भी स्टैंड आउट करूँ उस ग्रुप में जहाँ पे लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट वाले लोग हैं, है ना। मुझे वो अपने ग्रुप से ना हटा दें, क्योंकि मैं उस तरीके के प्रोडक्ट प्रीमियम नहीं खरीद पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए खरीदूंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, एक तरीके का मेरा मेंटल प्रोसेस बन गया है कि मुझे भी ये चीज़ करनी होगी, अदरवाइज मैं मिस आउट हो जाऊंगा। तो ये इस वजह से तुम इतना मोटिवेटेड हो गए हो कि तुम वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपके डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सो ये था स्टूडेंट्स आपका यूनिट 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मार्केटिंग रिसर्च का टॉपिक ज़रूर देख लेना और कंज्यूमर बिहेवियर को, ठीक है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वो बोले या कंज्यूमर बिहेवियर, टॉपिक एक ही है, इसको गो थ्रू कर लेंगे। और यहाँ पे सिलेबस ख़त्म है, मैराथन सीरीज़ जो है वो मैं लाने वाली हूँ आपके लिए इस पूरे सिलेबस की, तो एक वन गो में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको उधर उधर भटकना नहीं है, प्लेलिस्ट टू प्लेलिस्ट आप एक बार देखिए और काम ख़त्म, ठीक है। सो प्लीज़ ये एंड है इसका, और मैं बस आपसे यही चाहूँगी कि प्लीज़ आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे आप शेयर करते ही हो वैसे शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।